नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां डीजीपी डीएम अवस्थी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीजीपी कर रहे समीक्षा। नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन को लेकर बन सकती है रणनीति। बड़ी खबर रायपुर से, डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। पीएचक्यू में डीजीपी ने ये कॉन्फ्रेंसिंग की है। नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही नक्सली इलाकों में ऑपरेशन को लेकर रणनीति बन सकती है। तो खबर रायपुर से है, जहां पर पीएचक्यू में डीजीपी डीएम अवस्थी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ डीजीपी ने बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी समीक्षा कर रहे हैं और इसी दौरान नक्सल इलाकों में ऑपरेशन को लेकर रणनीति भी बनाई जा सकती है। तो किस तरीके का प्लान होगा नक्सली समस्याओं को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आगे की क्या रणनीति होगी, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत हो रही है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, डीजीपी ने बातचीत की है नक्सल प्रभावित इलाकों के जो अधिकारी हैं उनसे, क्या बातचीत हुई है, क्या प्लान है? देखिए देखो, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, अभी एक नया जिला बना है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसको जोड़ लिया जाए तो 28 है। 27 तो यहाँ पर 14 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित जो उसकी परिधि में आते हैं। तो ये आज जिस तरह से जो बैठक, अभी भी हालांकि ये बैठक चल रही है डीजीपी के साथ में, सारे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो बस्तर के सभी जिले हैं वो शामिल है, कवर्धा है, राजनांदगांव है, इसके सारे एसपी, वहाँ के आईजी सभी लोग हैं और नक्सल प्रभावित के जो डीआईजी हैं वो भी अधिकारी इस पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल है। क्योंकि जिस तरह से माओवादी ने ये अभी हाल ही में जिस तरह से पिछले 2-2.5 महीने में कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है, जिससे पुलिस भी ज्यादा उस पर गौर नहीं कर रही थी, बावजूद उसके इतनी बड़ी घटनाएं अभी हाल में हुई है छत्तीसगढ़ में। तो इसको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से उनके, क्योंकि बारिश का समय 15 जून यहाँ छत्तीसगढ़ माना जाता है, उससे पहले किस तरह से ऑपरेशन को चलाया जाए, किस तरह से उनको घेर के उनकी ही मान में मारा जाए, उनको किस तरह जो बड़े लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको मारा जाए। तो इस तरह की जो रणनीति है उस पर बातचीत हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी है। राजधानी रायपुर में पुलिस पूर्ण कोरोना बंदी का पालन कराने के लिए सख्ती दिखा रही है। सिर्फ बेहद जरूरी काम से निकलने वालों को ही छूट इस दौरान दी जा रही है। टोटल लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। यहाँ के एसआरपी चौक में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए कि पुलिस के जो जवान हैं वो सभी जगह तैनात हैं। लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आखिर वो घर से निकले हैं इस टोटल लॉकडाउन में तो क्यों निकले हैं। यही सख्ती लॉकडाउन की शुरुआत में दिखाई दे रही थी, जब लॉकडाउन 1 था, 2 था, उस दौरान ये सख्ती दिखाई दे रही थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ये देखा गया कि कुछ रियायत लोगों को मिली थी घर से बाहर निकलने पर, और अब वो भी छूट यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। जिस तरह से लोगों से ये पूछा जा रहा है कि भाई आप अगर इस लॉकडाउन के दौरान, जबकि राजधानी में भी मामले आ गए हैं सामने और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में घर से आप क्यों बाहर निकल रहे हैं, क्या वजह है, इन तमाम कारणों को जाना जा रहा है। लोगों से जानते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं गुड़ियारी जा रहा हूँ। किस काम से? फायर कंट्रोल रूम के CSPDCL का ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, तो लॉकडाउन टोटल लगा हुआ है, पता है आपको कि नहीं निकलना है? ऑफिस से भेजे, फायर कंट्रोल रूम से। हाँ, ये आप कहाँ? मेडिकल से हूँ सर, मेडिकल से हूँ, मेडिकल जी। तो ये जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं वो यहाँ पर रोड पे आना जाना कर रहे हैं। पुलिस उनसे जानकारी ले रही है कि आखिर भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान आप घर से बाहर निकले हैं। तो जो सख्ती है वो अब फिर से पुलिस ने एक बार दिखानी शुरू की है कि क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जितनी भी ज्यादा जरूरत हो आप घर पर ही रहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप घर पर रहेंगे तब सबसे ज्यादा सुरक्षित होंगे। पुलिस की सख्ती के साथ आम जनता को भी ये समझना होगा। कैमरा पर्सन
इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। ये दवाई लेने गया था, पर्ची नहीं दिखती थी। पर्ची ये पहले का चौथा महीना का बिल है सर। ये लेने गया था, यहाँ पे रमेश को नहीं मिला था, एल्स हॉस्पिटल गया हुआ था। पर्ची का है? पर्ची नहीं है सर, पर्ची ऑटो पर्सन था हॉस्पिटल यहाँ पे, तो आप लेना है पेशेंट। मेरे पास कागज, हाँ ऑटो में कागज दिखा, सबको दिखा, फिर भी रोक ली मेरे को। अभी आ गए, फिर भी जाने नहीं दे रहे। टोटल लॉकडाउन है जी सर। तो सर डिस्चार्ज में लेने जाना था। छत्तीसगढ़ में 100 के पार कोरोना एक्टिव केस हो चुके हैं। कल एक दिन में ही 40 नए मरीज फिर से मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 110 हो गई है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 172 हुई है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद आंकड़ों में तेजी से उछाल आया है। कोरोना पर ब्रेक के लिए 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। तो प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है, उसके बाद देखा जा रहा है कि प्रदेश में अब तक के सबसे ज्यादा 40 नए मरीज मिले हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन में हड़कंप तो है ही और इसी वजह से 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब तक 172 में से 62 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, लेकिन तेजी से नए मामले सामने आ रहे हैं और इसकी वजह से 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज पुलिस सख्ती के साथ पेश आ रही है। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 100 के पार पहुंच गई, 110 हो गई है। अब तक 172 में से 62 लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन 40 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद से हड़कंप है और संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, बहुत ही आश्चर्य की बात है, 40 नए मरीज अब तक सबसे ज्यादा आंकड़े जो एक साथ सामने आए हैं। हैरान करते हैं, ये आंकड़े बताने के लिए भी काफ़ी है कि कोरोना को लेकर जब तक इंतजाम किए गए और तमाम इंतजामों पे कोरोना का संक्रमण भारी है, क्योंकि पहले ही ये कयास लगाए गए थे कि जैसे जैसे अन्य लोगों की जो छत्तीसगढ़ में वापसी शुरू होगी, मतलब जो श्रमिक है उनकी वापसी शुरू होगी, उसके बाद इस तरह से आंकड़े में बढ़ोतरी होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि एक एक दिन में 40 मामले, पिछले रविवार को हमने देखा कि 25 मामले एक दिन में, 17 मामला, 14 मामले, इस तरह से लगातार दर्जनों की संख्या में रोज नए मरीज निकल के सामने आ रहे। ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में स्थिति और कितनी भयावह हो सकती है, क्योंकि अभी भी सरकारी आंकड़ों में 1,60,000 के करीब श्रमिक जो है, अन्य जो लोग हैं जो दूसरे राज्य में फंसे हैं, उनकी छत्तीसगढ़ वापसी शेष है। 2,85,000 लोगों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 1,25,000 के करीब लोग छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। तो ऐसे में ये जो आने वाले दिन में इंतजाम जो करना होगा भी और अधिक करना होगा, क्योंकि अब तक जितने इंतजाम किए गए तमाम इंतजामों पे ये संक्रमण भारी पड़ा है। जब कहा जा रहा है कि और भी लोग आएंगे तो आने वाले समय में स्थिति भयावह हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग, मुख्यमंत्री, तमाम जो लोग हैं वो इस पूरे बात को लेकर संज्ञान लिए हुए हैं कि कैसे इसके संक्रमण को रोका जाए। नियमों कानून को कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर के नियमों को लेकर सतर्कता बरतने को कहा गया है। 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि 60 घंटे के लॉकडाउन में आज सार्वजनिक अवकाश भी सरकार ने घोषित कर दिया। सरकार ने कह दिया कि आज तमाम शासकीय कार्यालय, तमाम जो प्रतिष्ठान है वो बंद रहेंगे। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस चेन को ब्रेक किया जाए, लेकिन संक्रमण का जो दायरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 28 में से 18 जिले इससे प्रभावित हो चुके हैं। 18 जिलों में मरीज आ चुके हैं, शेष 10 जिले शेष है। कल कलर जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें एक भी जिले को ग्रीन जोन में शामिल नहीं किया गया। ये बताने के लिए काफी है कि तमाम तैयारियां अभी भी पुख्ता की जा रही है, कैसे भी करके संक्रमण को रोका जाए। लेकिन फिलहाल तमाम जो इंतजाम है, तमाम जो कोशिशें हैं वो नाकाफी ही साबित हो रही है। बिल्कुल, अब इंतजामों पर भी बात करेंगे अवधेश। जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बात हर बार की जाती है कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरे इंतजाम किए हैं। शुरुआती दौर में देखा गया था कि जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा भी था, तेजी से मरीज ठीक हो रहे थे, लेकिन उस वक्त मरीजों के जो मरीज मिल रहे थे उनकी संख्या भी बहुत कम थी। अब जब बौछार आ पड़ी है एकाएक, उस दौरान स्वास्थ्य विभाग की किस तरीके की तैयारियां हैं, चाहे वो बिस्तरों को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो, चाहे वो ड्यूटीज को लेकर हो डॉक्टरों की?
देखिए, पहले जब छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का मरीज निकल के आ रहे थे, पिछली शनिवार मतलब आज से ठीक 7 दिन पहले की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 67 थी और एक्टिव मरीजों की संख्या महज 9 थी। लेकिन महज एक सप्ताह के भीतर एक्टिव मरीजों की संख्या 110 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जितने भी डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए, चाहे अंबेडकर अस्पताल हो, चाहे एम्स यहाँ पे पहले से निर्मित था, या फिर माना में कोविड अस्पताल बनाया गया, बिलासपुर, अंबिकापुर, सभी जगह पे इंतजाम किए गए हैं। मरीजों को भर्ती वहां पे कराया जा रहा है, उपचार की व्यवस्था कराई जा रही है, डॉक्टरों की 24/7 ड्यूटी लगाई गई है, तमाम इंतजाम, तमाम कोशिशें रिन्यू की जा रही है। लेकिन धरातल पे संक्रमण जो लगातार फैलते जा रहा है, उस पे लगाम नहीं लग पा रहा है, वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, जो चिंता का सबब बना हुआ है कि आखिरकार इसे कैसे रोका जाएगा, क्योंकि आज भी सड़कों पे हजारों लोग मौजूद है, चाहे क्वारंटाइन सेंटर पे जाने के लिए हो या फिर दूसरे राज्य से आगे दूसरे राज्य में जाने वाले लोग हो, तो हजारों लोग सड़कों पे रहेंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। लेकिन और ये जो खतरा बढ़ा सीधे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जब से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ है उसके बाद से संक्रमण तेजी से फैला भी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर का रुख करते हैं, जहां जगदलपुर से बड़ी खबर है। सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई है। बस्तर सांसद दीपक जैन को माफ कीजिएगा, दीपक बैज को धमकी मिली है। कल शाम बास्तानार दौरे के दौरान मोबाइल पर उन्हें धमकी दी गई। लोहांडीगुड़ा थाने में सांसद ने शिकायत दर्ज करवा दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बास्तानार दौरे के दौरान मोबाइल पर सांसद दीपक बैज को धमकी मिली है। लोहांडीगुड़ा थाने में सांसद ने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है कि उनको किसी ने धमकी दी है, जान से मारने की धमकी का उनके पास कॉल आया। जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां सांसद को जान से मारने की धमकी का खुलासा, और इस दौरान सांसद ने तुरंत थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा दी है। तो बास्तानार दौरे के दौरान मोबाइल पर उनको धमकी मिली है और इसके बाद से अब पूरी टीमें जुट गई हैं कि आखिरकार जो कॉल आया है वो कहाँ है, कहाँ का है, लोकेशन क्या है उसकी, कौन हो सकता है। ये तमाम सेल्स के माध्यम से कोशिश की जा रही है कॉल के माध्यम से ढूंढने की आरोपी को जिसने जान से मारने की धमकी दी है। अब पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। तो बास्तानार दौरे के दौरान सांसद दीपक बैज को ये धमकी मिली थी। लोहांडीगुड़ा थाने में सांसद ने शिकायत दर्ज करवा दी है। जगदलपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, जानकारी मिल पाई है, किसने ये धमकी दी है, कारण क्या थे? देखिए, कल जब वो रात को 8 बजे के आसपास जब बास्तानार से लोहांडीगुड़ा लौट रहे थे, उस दौरान किसी अज्ञात शख्स ने उनके मोबाइल पर धमकी दी है। चूंकि बस्तर सांसद दीपक बैज के पास में 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल वो लोगों के लिए यूज करते हैं, दूसरे मोबाइल को अपने पर्सनल व्यक्तिगत नंबर है, उस व्यक्तिगत नंबर पर किसी अज्ञात शख्स ने धमकी दी है और ये कहा है कि उन्हें गोली से मार दिया जाएगा। इस बात की शिकायत उन्होंने लोहांडीगुड़ा थाने में दर्ज कराई है और उसके बाद जो नंबर से फोन आया था उस नंबर को ट्रेस भी किया जा रहा है, उसकी लोकेशन पता की जा रही है और किस शख्स ने ये किया है उसकी भी पतासाजी में पुलिस जुट गई है। चूंकि मामला काफी बड़ा है और इसके अलावा जिस इलाके में दीपक बैज थे वो 2 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है, तो ऐसे में उस मामले से भी जोड़ करके देख रही पुलिस, तो हर एंगल की जांच कर रही है। कुछ देर बाद या शाम तक इस मामले में पहुंचेगी पुलिस की किस लोकेशन से ये मोबाइल पे धमकी दी गई थी और कौन शख्स है जिसने धमकी दी। हालांकि दीपक बैज से जो बातचीत हुई है उनके मुताबिक है कि उन्होंने उस शख्स को बताया कि वो किससे बात कर रहे हैं, बावजूद उसके जो है उसकी धमकी देने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहा। करीब 10 मिनट तक वो उनसे बातचीत करता रहा मोबाइल पर। जी बिल्कुल, शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो काफ़ी देर तक बातचीत भी करता रहा और अब इस बातचीत के आधार पर ही और फोन कॉल की लोकेशन के आधार पर ही ट्रेस किया जा रहा है कि आखिरकार जो आरोपी है वो कहाँ का है और कारण और क्या हो सकते हैं इस धमकी के। दुर्ग में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, जिले के वरिष्ठ बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रीतपाल बेलचंदन ने मोबाइल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। प्रीतपाल बेलचंदन 20 सालों से बीजेपी में सक्रिय रहे हैं। फिलहाल प्रीतपाल बेलचंदन ने इस्तीफा देने का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वे लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे थे। माना जा रहा है कि वे कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में भी थे।
घर लौटे प्रवासी मजदूरों के साथ राहुल गांधी ने अपनी बातचीत का वीडियो जारी किया है, जिसमें मजदूर अपना दर्द बांटते नजर आए। राहुल ने इससे पहले ट्वीट कर इस वीडियो को जारी करने के बारे में जानकारी दी। इस बातचीत को लेकर काफी सियासत भी हुई थी और यह वीडियो 16 मई को दिल्ली के सुखदेव बिहार इलाके का है, जब पैदल यूपी की झांसी से अपने घर लौटे मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। ये मजदूर हरियाणा से अपने गाँव लौट रहे थे और मजदूरों ने राहुल गांधी से अपनी मुश्किलें भी साझा की थी। एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात नहीं। आपने सोचा एक दिन का बंद है, फिर एक दिन बंद, ये नहीं समझा क्यों कुछ नहीं पता। वो 4 दिन का गैप देता था, एक भी बंद आ रही है। 4 दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते? आप जाते घर भाग जाते, क्या करते? और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गई, घर से कोई पैसे मंगवाया है बेच बचा के, उनने भी कोई गेहूँ बेच के घर से पैसे खा। और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापस यूपी जाने का, इसलिए लिया? क्यों लिया? एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया। खत्म होने वाला है, चौथा घर शुरू हो गया। मतलब आपको मालूम नहीं कि फिर चौथे में क्या हो जाएगा? चौथे में क्या होगा, फिर 5 में बढ़ेगा कि 6 में कहाँ तक चलेगा, कोई ठिकाना नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, आप वापस आओगे 2-3 महीने में या वहीं? अभी तक सोच ही नहीं है आने के लिए, बस अब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। राहुल गांधी की मजदूरों के साथ बातचीत पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी के श्रमिकों के साथ बातचीत ने आज हिंदुस्तान को धरातल की सच्चाई दिखा दी है। हमारे श्रमिकों को इस वक्त आवश्यकता है तत्कालिक मदद की, जिसके बिना उनका जीवन यापन संभव ही नहीं है। यह वो सच्चाई है जो नारों या मुहावरों में नहीं छिपेगी। और एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन में लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनों से वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में फंसे छत्तीसगढ़ के 1126 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन देहरादून से आज उत्तराखंड के देहरादून से रवाना हो गई है। यह ट्रेन 23 मई को बिलासपुर भाटापारा होते हुए शाम 6 बजे रायपुर पहुंचेगी। बिलासपुर, बलौदाबाजार और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रेन से उतरते ही श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। देश में 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। शनिवार को एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। कमेटी के अध्यक्ष रायपुर सांसद सुनील सोनी ने एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सांसद सुनील सोनी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर भी सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। व्यक्ति जो है अगर हड़बड़ में यहाँ पे आ रहा है और उसके जेब में सैनिटाइजर नहीं है तो वो जो है बाहर खरीद सकता है। ये भी मैंने अथॉरिटी से कहा है कि उसको भी एक व्यवस्था के रूप में जोड़ लें। और मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है यात्रा के लिए, तो ये दोनों चीजें यात्री के पास में रहना चाहिए। और लगभग पूरा शेड्यूल आ गया है। यहाँ पे 7 प्लेन चलेगी प्रतिदिन जो है, और उसमें यात्रा के जितने नियम हैं उसका सभी लोग पालन करें, यही आग्रह है। सुकमा से लगे ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पिछले 3 दिनों में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन काफी सख्ती बरत रहा है। मलकानगिरी जिले से सुकमा में हर दिन सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है और इसलिए जिला प्रशासन ने बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाया है और उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता। और रायपुर से खबर, पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कांस्टेबल में भर्ती कराने के नाम पर कई लोगों से ठगी की गई। नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख की ठगी। 2 पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। दोनों आरोपी हैं सीएफ के जवान। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद दोनों जवान फरार हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।